पंजाब के नौजवानों, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्रों का एक संगठन है जिसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, पंजाब के एबीवीपी के जनरल सेक्रेटरी जनाब चित्रांशु रतन साहब, उनके तमाम साथी, इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए लोग, उन सबको मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे खुशी है कि भारत का एक ऐसा सूबा, एक ऐसा राज्य जहां इतिहास किसी शहर, किसी जिले, किसी गांव से भी शुरू करते हैं तो वीरों की गाथा के लिए हमें किसी खास शहर में या खास गांव में नहीं जाना पड़ता। पंजाब का मतलब शौर्य, बहादुरी, बलिदान, साहस और शक्ति। हजारों सालों से इस मिट्टी ने न सिर्फ शूरवीर पैदा किए हैं बल्कि दुनिया में एक शांति, दुनिया में सौहार्द, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने की एक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया है। और जब हम सिख कहते हैं तो ये अपने नाम के अनुरूप जो कुछ भी इतिहास में पढ़ाया गया, इतिहास लिखने वालों ने बहादुर लोगों का मजाक बनाया, उनकी बहादुरी की गाथाएं जो हर गली में, मोहल्ले में जितनी गाई जाएं उतनी कम हैं। लेकिन आज दुनिया को साहस और पुरुषार्थ की एक लंबी नजीर खड़ी करने वाला समाज आज अपने अंदर बहकावे, झूठ और फरेब के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा है। हम जब बचपन में पंजाब के बारे में सुनते थे तो एक अपने अंदर ताकत का और साहस की अनुभूति महसूस करते थे। और ऐसा नहीं है कि 1947 की युद्ध में ही सिखों का इतिहास लोगों को समझ में आया। यह बात अलग है कि राजनीतिक स्वार्थों के चलते किस तरीके से एक बहादुर कौम, एक पुरुषार्थी कौम को स्वार्थ में डूबे हुए नेताओं ने कैसे उसको समाप्त करने की कोशिश की और शने शने धीरे धीरे झूठे इतिहासों को गढ़ा गया, जिसके चलते आज
जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारा बड़ा भाई है, उसको किस तरीके से हमने अपनी भूलों और करतूतों के कारण उसको अकेला छोड़ दिया। मैं बात अपनी अगर शुरू करूं तो जो कहानियां पंजाब की मिट्टी से देखने को और सुनने को मिलती हैं, वो मुझे ऐसे ही मिलती जुलती मुझे महाराष्ट्र से, बंगाल से मिलती हैं, बिहार से मिलती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर किसी ने लीड ली, अगर किसी ने राह दिखाई, तो वो पंजाब ने दिखाई। और हर संकट के समय, जब इस देश में अनाज का संकट था, जब अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश की मिट्टी को बंजर बनाकर जब अंग्रेज चले गए, नील की खेती करके चले गए, ऐसे ऐसे हालात पैदा करके गए, ये देश को उठने में सालों लग जाएं, तब पंजाब की धरती से पूरे देश को 2 वक्त खाना कैसे मिले, कैसे वो अपने परिवारों को जीवित रखें। हमने बंगाल का अकाल भी देखा, और इस तथाकथित आजादी, ये झूठी और मक्कारी आजादी जो है, हमारे बड़े बड़े नेता जिन्हें हम बड़े आदर्श के साथ नाम लेते हैं, उन सब के षड्यंत्रों का सबसे बड़ा अगर कोई भागीदार इस 1947 में बना है तो सिर्फ पंजाब और बंगाल बचा है। न सिर्फ ये बांटे गए, न सिर्फ उस तथाकथित कुछ राजनेताओं की दिल्ली में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबसे बड़ा अखाड़ा बना, तो पंजाब और बंगाल बना। पूरे भारत ने इस दंश को तब महसूस किया जब पंजाब के बंटने के बाद जो एक मुल्क बना इस्लाम के नाम पे, वहां से हजारों लाखों लोगों की लाशें रेलों में भर भर के आईं। महाराजा रणजीत सिंह के दौर का पंजाब, जिसकी राजधानी लाहौर थी, उसी लाहौर से एक एक सरदार को, सिख को न सिर्फ लूटा, और सरदार और सिख तो वो कौम है जिन्होंने कभी इसका गम नहीं किया कि जिंदगी कहां से शुरू करनी है। उनका आपने सोना चांदी मकान दुकान सब लूट लिया, लेकिन आपने बहन को, बेटी को, पति को, भाई को, उनकी हत्याएं की। लेकिन लुटे पिटे पंजाबियों ने, सिखों ने, सरदारों ने सब कुछ लुटाने के बाद भी इस आजाद भारत में जब वो लौटे और जब खड़े हुए, तब भी उन्होंने अपना घर पहले नहीं भरा, अपना पेट पहले नहीं भरा। इस भारत धरती का जो भूखा, कमजोर, बंगाल से लेके यूपी और यूपी से लेके बिहार और दूर दराज के राज्यों में सबसे पहले आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पैदा किया, और जिसके चलते घर घर अनाज पहुंचा, आपने सम्मान की रोटी खाई, तो उसके पीछे बंगाल का पुरुषार्थ शामिल है, पंजाब का पुरुषार्थ शामिल है। पंजाब को, उस पंजाब को जो पंजाब इस आजादी के बाद, इस मक्कारी भरी आजादी के बाद मिला, उसके भी 3 टुकड़े किए गए। हरियाणा बना, हिमाचल बना, और राजनीतिक स्वार्थों के चलते पंजाब की बहादुरी को
पंजाब के पुरुषार्थ को, पंजाब के बलिदानों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि किसी राजनीतिक दल के स्वार्थी नेताओं को उनका मजबूत होना, उनका ताकतवर होना, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी सनातन भक्ति ये पसंद नहीं आई। इसलिए आपके इतिहास को तोड़ मरोड़ के बताया गया, 47 के बाद के इतिहास को झूठ बोला गया। लेकिन 47 से पहले भी आपसे बड़ा कोई बलिदानी नहीं था। तब किसी देश की रक्षा की चिंता नहीं थी, तब किसी जमीन के टुकड़े को बचाने के लिए सिखों ने अपना बलिदान नहीं दिया था। कोई हजारों साल पुरानी कहानी नहीं है। सवाल यह है कि आखिर हमने कैसे ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम एक सच्चाई को नहीं पढ़ पा रहे। हम भूल गए, गुरु अर्जन देव सिंह का बलिदान भूल गए, गुरु गोविंद सिंह का बलिदान भूल गए। हम किनकी औलादें हैं, हम किनके वंशज हैं, हम कहां से आए थे, क्यों आए थे, हमने ये अमृत क्यों चखा, ये कृपाण क्यों रखी, ये केश क्यों बांधे, ये कड़ा क्यों पहना, ये हमने भूल गए। हम सत्ता और सत्ता पे बैठने वाले लोग ये आनी जानी है। सत्ताएं किसी समाज के सामने लेकिन अगर समाज मर जाए, समाज का पुरुषार्थ मर जाए, समाज का साहस मर जाए, समाज का मॉरल कमजोर हो जाए तो सत्ता पे बौने लोग बैठ जाते हैं। और फिर वो बौने लोग अपने स्वार्थ के लिए देश को बांटते हैं, राज्य को बांटते हैं, लोगों को बांटते हैं, भाषा पे बांटते हैं, इलाके पे बांटते हैं और कहिए कि वो कोशिश करते हैं कि बांट बांट कर किस तरीके से सत्ता पे बना रहा जा सकता है, इसके अंदर उनका खेल चलता है। ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है कि जिन्होंने जब ये देश तथाकथित तौर पे आजाद हो रहा था तब उनसे पूछा गया था, मास्टर तारा सिंह जी से पूछा गया था कि आपको कोई अलग मांग रखनी हो तो बताइए। उन्होंने कहा सवाल ही नहीं होता, क्योंकि वो ये जानते थे कि वो कौन है, उनको अपने होने पे गर्व था। उन्होंने ये कभी नहीं पूछा कि सत्ता के स्वार्थ में अपने पिता को, अपनी जड़ों को, अपने मूल्य को, अपनी उस रूट को जहां से वो चले थे वो नहीं भूले। उनको लाल किले के सामने गुरुद्वारा शीशगंज में किसका शीश कटा था वो याद था, किन्होंने काटा था। ये सिख, ये अमृत चखने की परंपरा क्यों शुरू हुई, क्या कारण थे? इसलिए हम सब लोग नाम बदल सकते हैं, शक्ल बदल सकते हैं, कपड़े बदल सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदल सकते। हो सकता है कि कुछ लोग इस भौतिक युद्ध में, इस दौड़ में जिस तेजी से अपनी पुरानी पहचान को मिटा करके सत्ता के स्वार्थ में, पैसे के स्वार्थ में अपनी मां को गाली दे रहे हों, वो यकीन मानिए बहके हुए और भटके हुए लोग हैं। और वो अगर भटके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे नहीं है, वो अब भी हमारे हैं। और सनातन जब तक है, जब तक ये सृष्टि है तब तक ये सनातन है, और जब तक सृष्टि है तब तक वो कितना भी भटक जाएं हमारे ही रहेंगे। किसी के भटक जाने से
आप आत्मा नहीं भटका सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि सच को जानिए। सच को जाने बगैर, अपनी रूट की तरफ लौटे बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता। पैसा कमा सकते हैं, पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं। सड़कों के किनारे बड़े बड़े बिल्डिंगें जो हैं, जिन्हें एक खास नाम से पुकारा जाता है, जो मैं समझता हूं कि भाषा की मर्यादा को और संवेदना को ध्यान में रखते हुए उसे मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। पैसा तो वो भी कमाती हैं। पैसा तो किस समाज के पास नहीं है? पैसा एक माध्यम है, पैसा अंतिम लक्ष्य नहीं है। अगर पैसा होता तो पूछिए कि आजादी की लड़ाई में कितने करोड़पति, कितने अरबपति लोगों ने जेलें काटी, कितने धनाढ्य लोगों ने कुर्बानी दी। और जब नाम आता है तो क्या लाला लाजपत राय अरबपति थे? क्या भाई परमानंद अरबपति थे? क्या करतार सिंह जी, नंद सिंह जी, ये करोड़पति लोग थे, अरबपति लोग थे? क्या भगत सिंह अरबपति थे? क्या महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह खरबपति थे? क्या इस लड़ाई में कूदने के बाद आजाद भारत में उनके बच्चों को प्रधानमंत्री बनना था क्या? जिस उम्र में युवाओं के मनों के अंदर युवाओं के मन में एक कुछ पाने की कोशिश होती है, कुछ प्राप्त करने की कोशिश होती है, वो युवा जब अपने जीवन के सपने संजोता है, अपने सुनहरे भविष्य के लिए चिंता करता है, तब ऐसे समय में भी मात्र छोटी सी उम्र में ऊधम सिंह नाम जैसे एक व्यक्ति मात्र 19 साल की उम्र में, एक 19 साल की उम्र में युवा अपने देश को आजाद कराने, अपने राज्य में उस गवर्नर जनरल, जो पंजाब का गवर्नर जनरल था, मिशेल ओडॉयर, क्या बात थी कि आप जरा सोचिए कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में अमृतसर के पास जलियांवाला बाग में देश के 3 महान नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उसका मुजाहरा करने के लिए, रोष प्रकट करने के लिए जब पंजाब के तमाम रणबांकुरे वहां इकट्ठे हुए, तो पंजाब के उस गवर्नर ने, जिसको मिशेल डायर के नाम से लोग जानते हैं, उसने सीधी कार्रवाई में पुलिस को ऑर्डर किया गोली चलाने का। इस देश के तमाम लोगों से, जो लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हो, अगर शौर्य और पराक्रम की कोई मिसालें देखनी है तो आप जलियांवाला बाग जरूर जाएं। वो ऊधम सिंह जो अपना कैरियर बना सकता था, जिसके जीवन में बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में उनके पिता और माता का साया उनके सर से उठ गया था, और मात्र 20 साल की, 19-20 साल की उनकी उम्र थी। जलियांवाला बाग को उन्होंने अपनी आंखों से देखा, प्रण किया। कुछ पद्मश्री और भारत रत्न उन्हें मिलेगा, यह शायद उन्होंने जीवन में सोचा भी नहीं होगा।
उन्होंने यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका नाम कोई याद भी रखेगा या उनकी तस्वीरें लगेंगी या उनका गुणगान होगा। ऐसी कोई लालसा उनके मन में नहीं थी। उन 20 साल के युवा ने किसी से बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, निहत्ती मां बहनों औरतों को, वो जो दीवार बनी हुई है उसके बराबर में जो कुआं है, मैं कई बार जब भी अमृतसर गया हूं पिछले 10-15 सालों में, हर बार मेरी कोशिश होती थी मैं जाकर वहां बैठता था। अब वहां म्यूजियम बन गया है। उस कुएं में इतनी महिलाएं कूदी बचने के लिए, बच्चे कूदे कि वो पूरा कुआं लाशों से भरते हुए ऊपर तक आ गया। आज भी वो कुआं मौजूद है, वो गोलियों के निशान मौजूद हैं। ये तमाम इसलिए रखा गया है कि आज की जनरेशन को पता चले कि जिस भारत में हम बैठे हैं, जिस पंजाब में हम बैठे हैं, इसमें हमारे पूर्वजों का खून शामिल है। ये किसी भीख में आजादी नहीं मिली। ये दिल्ली में बैठने वाले गद्दार नेता जो सुबह से लेकर शाम तक अपनी बेटी को चिट्ठियां लिखते थे, जिनको सत्ता के ट्रांसफर होने से प्रधानमंत्री बनना था, किसी को महात्मा बनना था, इनमें से किसी ने भी जलियांवाला बाग के ऊपर कभी 2 आंसू नहीं निभाए। इनको तो जल्दी थी कि सत्ता पे हम कैसे बैठे। जघन्य अपराध किए। इस तथाकथित भारत में भी कई सारी ऐसी चीजें अब बाहर निकल के आ रही हैं, क्योंकि आज के दौर में मैं और आप बात कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सरकारों से आजाद किसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं और आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। मैं भी बहुत सारे लोगों की बातें सुनता हूं। 2 दिन पहले भी मैं 15 देशों के नुमाइंदे थे, उनके बीच में बात कर रहा था। लेकिन मेरा अफसोस, मेरा दुख कुछ और है। जिस ऊधम सिंह ने 20 साल की उम्र में उस पूरे नरसंहार को देखा, उस मैसेकर को देखा, उसने खामोशी इख्तियार की, खामोशी इख्तियार की। और जरा सोचिए, उसका कमिटमेंट, उसका कन्विक्शन अपनी कौम, अपने देश के प्रति कितना होगा। वो भी सब कुछ छोड़ के कहता, छोड़ो, हमें क्या करना है, जो मर गए वो मर गए, जो चले गए क्या फर्क पड़ता है, मैं अपना कैरियर बनाता हूं। बड़े सारे लोगों ने लंदन में कैरियर बनाया, बड़े सारे लोगों ने दिल्ली में कैरियर बनाया, लाशों पे कैरियर बनाया। वो भी ऊधम सिंह बना सकता था, लेकिन ऊधम सिंह ने वो कैरियर नहीं चुना। ऊधम सिंह ने एक ऐसा कैरियर चुना जिसका लक्ष्य फांसी था, जिसका लक्ष्य मौत थी, बेरहमी की मौत थी। वो ये जानते थे 21 साल तक इस उधेड़ बूंद ने उस युवा को, 20 साल के युवा को 21 साल तक जिंदा रखा, कि जिसने जलियांवाला बाग का में ऑर्डर किया है, जिसकी देख रेख में हुआ है, इसका मैं पीछा करूंगा। आज तो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने में बहुत बड़ा महान तकलीफ महसूस करते हैं। वो युवा अपने मन में उस लक्ष्य को लेकर के इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड जाकर के उस आदमी का पीछा करता रहा जिसका नाम मिशेल डॉयर था। और अपने लक्ष्य के प्रति कितना कन्विक्शन उस आदमी में होगा। लंदन जैसी दुनिया, गरीब एक हिंदुस्तानी, कौन कहां पूछेगा, कौन कहां खाएगा, कहां रहेगा, इसका उसको चिंता ही नहीं थी। वो पहुंचा और उसने पूरे लंदन में उस शख्स के ऊपर अपनी निगाह रखी। और एक दिन पता चला 13 मार्च 1940 को कि ये जो डायर नाम का शख्स था, जो बंगाल का गवर्नर था, ये रॉयल सेंट्रल
एशियन सोसाइटी का एक हॉल है लंदन में, वहां किसी भाषण के लिए आने वाला है। आप देखिए, जरा गौर करिए, कितनी बड़ी इंस्पायरेशन है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति, उस वक्त उनका लक्ष्य डायर था, आज आपका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, लेकिन ईमानदारी देखिए, कमिटमेंट देखिए। सारे स्वार्थों से उठ करके उस शख्स ने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जब उसको पता चला कि लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर आज डायर जो है भाषण देने आने वाला है, उन्होंने एक मोटी सी किताब खरीदी और उस किताब को इस आकार में अंदर के पन्ने उसके काटे कि जो एक रिवॉल्वर उन्होंने खरीदी थी, वो रिवॉल्वर उस किताब के पन्नों में दब जाए। इस तरीके से रिवॉल्वर रख करके एक खाना बनाया उस किताब के पन्नों का, और ऊपर से उसका कवर करके किताब हाथ में लेकर के वो लंदन के रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के अंदर दाखिल हुए। सब कुछ सुनते रहे। जब सब लोग उठे, वो भी उठे और गए और सीने में 3 गोलियां मारी। और गोली मारने के बाद पंजाब की धरती से पैदा हुआ वो महान पुत्र, उसने पीठ नहीं दिखाई, वो कायरों की तरह भागा नहीं, वो कहीं छुपा नहीं। उनके आखिरी शब्द हैं, आई डिड माई जॉब, मैंने अपना काम कर दिया है, कानून अपना काम करे। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके चंद महीनों तक उनके ऊपर मुकदमा चला और उसी लंदन के कोर्ट में 4 जून को उन्हें दोषी करार दिया गया, डायर की हत्या का मुजरिम बताया गया और पेंट विलेज जेल में 31 जुलाई 1940 को उस महान क्रांतिकारी को फांसी दे दी गई। मेरा दुख दूसरा है। पंजाब के नौजवानों, समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने ऊधम सिंह को नहीं देखा, लेकिन मैंने ऊधम सिंह के वंशजों को देखा है, उस परिवार के युवाओं को देखा है। इस तथाकथित आजादी में मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कभी अपने दिल पे हाथ रख के पंजाब के युवाओं सोचें, यह प्रोग्राम हो सकता है किसी संगठन का हो, यह संगठन माध्यम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य पंजाब के सारे युवा हैं। उनकी क्या विचारधारा है, वो किस पार्टी से जुड़े हैं, यह मेरा कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। वो पहले भारतीय हैं, वो पहले भारत मां के पुत्र हैं, वो सनातन के पहले पुत्र हैं, उसके बाद किसी पार्टी, किसी आइडियोलॉजी के हो सकते हैं। ये आइडियोलॉजी और ये दुकानें होती हैं, मैं इससे ज्यादा नहीं मानता। किसी दुनिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी क्रांति नहीं लाती है, क्रांति समाज लाता है। क्रांति के बाद उस पर जो महल बनाते हैं वो राजनीतिक दल बनाते हैं। इसलिए मेरा फोकस राष्ट्र और राष्ट्र के अंदर समाज है। इसलिए मैं ये बार बार कहना चाहता हूं, ऊधम सिंह का नाम बार बार मेरे सीने में क्यों आता है। दिल्ली की सड़कों पर, राजपथ पर मैंने ऊधम सिंह के परिवार के वंशजों के पुत्र को देखा है। हाथ में एक टूटी हुई बोतल, कपड़े फटे हुए, टूटी चप्पल, 40 डिग्री टेम्परेचर पर भारत, इस स्वतंत्र भारत में ये जो राजपथ बना हुआ है, जहां सत्ता के बड़े बड़े फिरौन बैठते हैं, जो देश की किस्मत को लिखते हैं, उस सत्ता के उस राजपथ पर ऊधम सिंह के परिवार का एक युवा, जो इतनी कम उम्र में बुजुर्ग लगता था, सड़कों पे ऐसे लगता था कि कोई पागल घूम रहा है।
पिछले कई साल से दिल्ली में किसी ने खाना दे दिया तो खा लिया, किसी ने रोक गया तो सो गया, नहीं किसी ने जाना कि ये कौन है, ये क्या चाहता है भाई, नहीं पूछा हमने। क्योंकि हमारी राजनीति सत्ता के इर्द गिर्द, सत्ता का सुख भोगने और सत्ता के माध्यम से अपने घर भरने का एक माध्यम बन गया है। हम सत्ता में आने से पहले बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं। हम उन योद्धाओं को वीर